द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को सलाम और खुशामदीद। आज मेरे साथ जम्मू से शरीक गुफ्तगू हैं बाबू सिंह साहब। बाबू चेयरमैन हैं नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी के, और ये अपनी इंसान दोस्ती के लिए जाने जाते हैं। ये मजहबी तासुब के बहुत खिलाफ हैं, इसी तरह वायलेंस के बहुत खिलाफ हैं, और ये चाहते हैं कि जनूबी एशिया के तमाम लोग अमन और सुकून के साथ रहें। ये कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और इसके अलावा भी इन्होंने कुछ डिपार्टमेंट्स को हेड किया है। तो बाबूजी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कश्मीर के फाइनेंसेस की क्या सिचुएशन होती है, कश्मीर के कितने रिसोर्सेज कश्मीर के अंदर पैदा होते हैं, और कितने रिसोर्सेज जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, और डेवलपमेंट की वहाँ क्या सूरत हाल है, कितना डेवलप्ड है जम्मू कश्मीर का जो एरिया है। जी जी, वही आपने करेक्ट कर लिया, कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जम्मू कश्मीर। देखिए यहाँ पर एक सिस्टम था कि 70% दिल्ली से ग्रांट आती थी यूनियन गवर्नमेंट से, और 30% स्टेट को अपना शेयर डालना पड़ता था। फिर उसमें चेंज आई और उसके बाद 90% दिल्ली से ग्रांट आती है और 10% जो है वो जम्मू कश्मीर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। एक तो दिल्ली से हर साल जो है वो एक एनुअल ग्रांट मिलती है, और दूसरा एक जो फाइनेंस कमीशन की तरफ से जो सारी स्टेटों को शेयर मिलता है, जो सेंट्रल टैक्सेस में जो स्टेटों का शेयर है वो जम्मू कश्मीर का भी एक शेयर होता है, वो भी आता है। तीसरा ये है कि जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से लागू होती हैं उसको इम्प्लीमेंट जो है हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट करती है। वो स्कीमें सेंटर की होती हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट करती है, जिसमें 90% ग्रांट जो है वो सेंटर से आती है और 10% ग्रांट जो है वो स्टेट को डालना पड़ती है। जितने भी स्टेट के प्रोजेक्ट दिल्ली में जाते हैं सैंक्शन के लिए, उसका भी फार्मूला यही है कि 10% स्टेट का शेयर होता है और 90% जो सैंक्शन हो जाते हैं प्रोजेक्ट वो सेंटर की तरफ से आता है। तो जम्मू कश्मीर स्टेट चूंकि हमेशा से ये पॉलिटिकली इंस्टेबल रही है, डिस्टर्ब रही है, तो और खास करके 1988 के बाद जो मिलिटेंसी और काउंटर मिलिटेंसी का दौर आज तक चलता आ रहा है, उसने जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बड़ी बुरी तरह से इफेक्ट किया है। वो कश्मीर की इकोनॉमी को भी डैमेज किया है पर्टिकुलरली, लेकिन ओवरऑल क्योंकि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी आपस में इंटरडिपेंडेंट है, जम्मू कश्मीर पर डिपेंड है, कश्मीर जम्मू पर डिपेंड है। कश्मीर से बहुत सी चीजें फ्रूट वगैरह हॉर्टिकल्चर दिल्ली जाता है, जम्मू आता है, और बहुत से आपस में ट्रेड है, और बहुत सी जम्मू की इंडस्ट्री की चीजें और जम्मू की बहुत से प्रोडक्ट्स जो हैं वो और दिल्ली से वो कश्मीर वादी में जाते हैं। तो इस तरीके से जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, और अगर कश्मीर डिस्टर्ब होता है तो उसका इफेक्ट जो है वो जम्मू पर भी पड़ता है, और जब जम्मू इफेक्ट होता है तो कश्मीर पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल जम्मू कश्मीर के तनाजे की वजह से और मिलिटेंसी और काउंटर मिलिटेंसी के दौर की वजह से जम्मू कश्मीर स्टेट को बड़ा सफर होना पड़ा है, और इसके डेवलपमेंट भी जो है इफेक्ट हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी डेवलपमेंट का प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स हुई हैं, पावर के प्रोजेक्ट्स आए हैं। मेरे पीरियड में जैसे जब मैं पावर मिनिस्टर था तो यहाँ स्टेट का बगलियार हाइडल प्रोजेक्ट जो था वो कंप्लीट हुआ, सावला कोट का कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन फिर मेरे पीरियड में 3 बड़े प्रोजेक्ट चिनाब रिवर पर वो एक बनाया गया, कंसोर्टियम बनाई गई, एनएचपीसी और जम्मू कश्मीर की जो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच एक कोलैबोरेशन हुई, और जिसमें 48% पहली बार हुआ जब मैं पावर मिनिस्टर था, गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो ये 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, कीरू, काबर और रैटले, ये चिनाब रिवर पर ये बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट बनने हैं। तो ये पहली बार हुआ है कि जिसमें 48% शेयर जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट का रखा गया। 48% जो सेंटर की पब्लिक सेक्टर की कंपनी है एनएचपीसी, उसका 2% पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को दिया गया और 2% लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए रखा गया। तो पहले जितने भी पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में आए हैं जो एनएचपीसी ने लगाए हैं, वो सारे पावर प्रोजेक्ट में कुल 12% स्टेट को एज ए रॉयल्टी के रूप में
वाटर यूजेस चार्जेस मिलते हैं, बाकी सारा शेयर जो है वो सेंटर ले जाता है। लेकिन ये पहली बार हुआ हमारे पीरियड में 2008 में कि 48% हमें शेयर मिला। बगलियार का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा स्टेट का है, और कुछ छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो एनएचपीसी उसको ओन करती है। लेकिन अच्छा, वो आए जी 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 बाबूजी, हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है ये जो डैम्स आप बना रहे हैं ना वहां पे, वो पाकिस्तान को डेजर्ट बनाने की एक साजिश है, एक कंस्पिरेसी है। तो ये आप क्यों इतने ज्यादा डैम्स बना रहे हैं, और क्या ये इंडस वाटर्स ट्रीटी की वायलेशन नहीं है? देखिए, उनको इंडस वाटर ट्रीटी को पढ़ लेना चाहिए। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये वर्ल्ड बैंक की मेडिएशन से ये ट्रीटी साइन हुई थी 1950 में, और उसके तहत ये जो छह दरिया थे उनका फैसला हुआ था, जिसमें ये दरिया रावी, चनाब, सतलुज ये दे दिए थे इंडिया को कि ये इस मैक्सिमम यूज जो है ये इसका पानी जो है ये इंडिया करेगा। ये सारे दरिया अल्टीमेटली पाकिस्तान से गुजर के जाते हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम यूज रावी पे तो रंजीत सागर डैम बना है, सतलुज पे भी डैम बने हैं और ब्यास में भी बने हैं। ये तीन दरिया तो उसके प्रव्यू से बाहर निकाल के इंडिया को दे दिए। कुछ पानी जो ये मैनेज नहीं कर पाते हैं वो निकल के चला जाता है दरिया से होते हुए समंदरों में या पाकिस्तान से गुजर के। ये जो इस साइड के तीन दरिया हैं, अपर रिपेरियन जिसे कहते हैं कि अपर वाला हिस्सा तो इंडिया के पास है लद्दाख से गुजरते हुए, ये तीन दरिया हैं चिनाब दरिया, झेलम और इंडस। ये तीन दरियाओं पर इंडस वाटर ट्रीटी ने फैसला किया है कि इस वाटर ट्रीटी के तहत, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया जो है कि कोई बड़े डैम नहीं इसमें कंस्ट्रक्ट करेगा, बल्कि रन ऑफ द रिवर्स जो है जिसे कहते हैं वो प्रोजेक्ट अलाउ है इंडस वाटर ट्रीटी में। रन ऑफ द रिवर ये होता है कि उसकी एक हाइट जो है वो सेटल की गई है कि डैम की हाइट आप इतनी रख सकते हो ताकि दरिया का पानी आए और पानी निकल के चला भी जाए, थोड़ा जमा हो और निकल के चला भी जाए। तो जितने भी इस वक्त चनाब में, इंडस में या झेलम पर जो पावर प्रोजेक्ट बने हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी के फ्रेमवर्क में ही बने हैं, रन ऑफ द रिवर में। और इसमें यह भी है कि आप इसमें बड़ी नहरें भी नहीं निकाल सकते हो, बड़ा पानी इसका यूज नहीं कर सकते हो। तो आज तक तो उसी पैटर्न पे पाकिस्तान ने कुछ जैसे बगलियार पावर प्रोजेक्ट पे कंप्लेंट करी थी वर्ल्ड बैंक को, और उनकी टीम भी आई थी, 2-3 बार इन्होंने कंप्लेंट्स करी और उनकी टीम्स ने आकर यहाँ विजिट किया और फिर अपनी फाइंडिंग्स भी दी। छोटा मोटा जब उसने देखा कि ये डैम की थोड़ी बहुत हाइट है तो उन्होंने इंडिया को एडवाइस किया, जहाँ एनएचपीसी को एडवाइस किया कि थोड़ा कर लो, वो कर ली गई, वो एडजस्ट हो गई। तो इसलिए ये एक माहौल जो बनाया जाता है कि नहीं डेजर्ट बनाना पाकिस्तान को, मैं नहीं समझता फैक्ट्स इस बात को प्रूव नहीं करते हैं, फैक्ट्स इस बात को प्रूव नहीं करते हैं। और ना ही ये डिबेट असेंबली में भी बड़ी आई। असेंबली में उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जो अपोजिशन में थी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया था कि इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म किया जाए। तो जहां फिर जो हमें लॉस हो रहा है इंडस वाटर ट्रीटी से, हमें उसकी भरपाई सेंटर करे। तो फिर मुझे मौका मिला, मेरा व्यू सुनना चाहते थे असेंबली में, तो मैंने कहा जी अब प्रायोरिटी क्या है। उस वक्त मुफ्ती साहब सीएम थे, तो फर्स्ट फोकस यही था कि जम्मू कश्मीर में एक पीस विद डिग्निटी, मतलब एक डिग्निटीफाइड पीस कायम होना चाहिए जम्मू कश्मीर में। तो मैंने उसी बुनियाद बनाते हुए कहा कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। आपकी पीस प्रायोरिटी है, इंडो पाक पीस, और जम्मू कश्मीर में पीस प्रायोरिटी है, या आपका वाटर प्रायोरिटी है। तो अगर पीस प्रायोरिटी है तो कोई ऐसा कदम मत उठाओ जिससे इंडो पाक कन्फ्रंटेशन एग्रावेट हो। एक तो ये मैंने प्रपोजल रखा। दूसरा, जो ट्रीटी है ये रहनी चाहिए, अगर छोटा मोटा कोई नुकसान रियासत को होता है उस पर एक कमीशन बैठना चाहिए, वो रिव्यू करे और उसकी भरपाई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भरपाई करे, उसका कंपनसेट करे जम्मू कश्मीर को। और एक रंगाराजन कमेटी की रिपोर्ट भी है, उन्होंने रिकमेंड भी किया था कि जो जम्मू कश्मीर को छोटा मोटा इंडस वाटर ट्रीटी के तहत नुकसान होता है, आप उसको ऐसा करो कि जो ये दूलस्ती का पावर प्रोजेक्ट है जिसकी ओनरशिप सेंटर के पास है, पब्लिक सेक्टर के पास, तो वो इसको सौंप दो। वो उन्होंने सौंपी नहीं, उसकी रिकमेंडेशन है, मैं मांगता भी रहा,
उसके बदले उन्होंने वो थर्मल प्लांट का प्रपोजल दे दिया। वो थर्मल प्लांट तो यहाँ लगा नहीं, लोगों ने लगाने नहीं दिया क्योंकि वो तो बड़ा पोल्यूटेंट है। लेकिन ये सेंटर ने माना था कि दूलस्ती प्रोजेक्ट जो है वो स्टेट को हैंड ओवर करना चाहिए। और जो वर्किंग ग्रुप बने थे जम्मू कश्मीर पर, उन्होंने भी रिकमेंड किया था, लेकिन सेंटर ने उस पर अमल नहीं किया। तो इसलिए जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के अवाम को मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसका विरोध करेंगे कि अगर कोई ये स्कीम बनाए कि पाकिस्तान को डेजर्ट बनाना है, ये तो इनह्यूमन अप्रोच है और ये इंटरनेशनल कमिटमेंट की सीरियस वायलेशन है। ये मुझे लगता है कि ये नहीं हो सकती। और इंडस वाटर ट्रीटी एक मुनासिब ट्रीटी है, ये 1950 में शायद उस वक्त अजूब खान थे, उस पीरियड में वर्ल्ड बैंक की इन्वॉल्वमेंट से हुई थी। तो ये दोनों मुल्कों को इसका पालन करना चाहिए ईमानदारी। बाबू जी, ये कहा जाता है कि कश्मीर में लोग ज्यादा प्रॉस्परस हैं कुछ और इंडियन स्टेट्स की निस्बत, इसलिए कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ज्यादा ग्रांट देती है कश्मीर को कंपेयर टू सम अदर स्टेट्स। मतलब यूपी को उतना हिस्सा नहीं मिलता जो उसकी पॉपुलेशन की वजह से मिलना चाहिए, लेकिन कश्मीर को उसका हिस्सा जो है आबादी के लिहाज से जम्मू कश्मीर को वो ज्यादा मिलता है। ये सही है बात क्या? देखिए, जम्मू कश्मीर डिजर्व करता है। जम्मू कश्मीर 47 से ही एक डिस्टर्ब्ड स्टेट रही है, अनसर्टनिटी रही है यहाँ पर। तो उस एंगल से जहाँ जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी बजट है वो भी बहुत ज़्यादा है। 8 लाख से ज़्यादा तो जहाँ मिलिट्री डिप्लॉय की गई है। तो उस सूरत से अगर वो खर्चे भी डालने हो तो वो तो डेवलपमेंट में तो नहीं आते। इसलिए जम्मू कश्मीर ये कहना कि बाकी स्टेटों से ज़्यादा मिलता है, लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को कि। लेकिन एक बात सही है कि जो कंपैरेटिव जो ह्यूमन इंडेक्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडेक्स अगर हम देखते हैं, या एजुकेशन के एंगल से देखते हैं, हेल्थ एंगल से देखते हैं, तो कई स्टेटों से जम्मू कश्मीर स्टेट जो है, इवन गुजरात से भी जम्मू कश्मीर स्टेट आगे है। कई मामलों में जम्मू कश्मीर स्टेट आगे है। यहाँ गुर्बत नहीं है उस लेवल की, जिस लेवल की गुर्बत उड़ीसा, यूपी, बिहार जहाँ कुछ स्टेटों में है, उस लेवल की गुर्बत नहीं है। जहाँ बड़े ज्यादा आपको भीख मंगे बेगरी करने वाले नहीं मिलते। उसकी वजह शायद ये भी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो महाराजा हरि सिंह जी ने 1927 में जम्मू के डोगरों की डिमांड पर जहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन की, जहाँ के रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन की, जहाँ की नौकरियों की प्रोटेक्शन की, जहाँ की जमीनों की जो प्रोटेक्शन की ना 1927 में, जो स्टेट सब्जेक्ट की रूल बना के, और 1932 में स्टेट, उससे ये हुआ कि बड़े पैमाने पर हर इंसान के पास, यहाँ हर फैमिली के पास अगर कोई सर्विस भी करता है तो छोटा मोटा पीस ऑफ लैंड उसके पास है। तो जो हर आदमी के पास, किसी के 2 कनाल, किसी के 4 कनाल। इवन 1950 में जब शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने तो यहाँ खात्मा चकदारी एक कानून लाया, और बिग, जिसे कहते हैं बिग लैंडेड अबॉलिशन एक्ट, और उसके तहत बड़ी जमींदारी, जब बड़ा फ्यूडल सिस्टम, तो उन्होंने अबॉलिश कर दिया। और उसके जरिए भी बड़े लोग, जो लैंडलेस लोग थे, उनके पास भी जमीनें आ गई। जो टेनेंट्स थे, जमींदारों के खेतों में काम करते थे, उनको भी ओनरशिप के अधिकार मिल गए। तो इस तरीके से एक बड़ा फैक्टर जम्मू कश्मीर के अंदर जो लैंड का रहा है, लैंड बची रही है, उससे भी लोगों की रोजी रोटी जो है वो बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर रहा है। लेकिन अब जो ये इन्होंने सारा कुछ खत्म कर दिया है, वो सारी जो एक प्रोटेक्शन थी लैंड पर, वो खत्म कर दी है। तो अब तो लगता है कि सबसे ज्यादा सफर तो जम्मू के लोग होंगे। कश्मीर में तो कोई जाएगा नहीं, लेकिन जम्मू में तो बड़े पैमाने पर नुकसान होगा इस बात का। तो इसलिए कंपैरेटिवली जो आपने सवाल पूछा है कि जम्मू कश्मीर के लोग कंपैरेटिवली जो नेचुरल रिसोर्सेस, हार्टिकल्चर, किसी के पास 2 पौधे ही सही अखरोट के कश्मीर में, वो भी एक अर्निंग का सोर्स है। किसी के पास 10 पेड़ हैं उसके सेब के, वो भी उसके लिए एक तो ये है। इस फैक्टर ने भी लोगों को, जिस तरीके से उड़ीसा, बिहार, यूपी, इन स्टेटों में जो लोगों की दशा है, क्योंकि है तो वो बड़ी बड़ी स्टेटें हैं ना, 22 करोड़ की यूपी है, तो बड़ी बैकवर्ड है, पिछड़ी हुई है, तवज्जो नहीं आज तक। जबकि कई प्राइम मिनिस्टर यूपी से ही बने हैं, लेकिन वो उस पर फोकस नहीं रहा है।
तो उस एंगल से तो ठीक है, उस एंगल से तो ठीक है, लेकिन दूसरे एंगल से ये है कि सफर बड़ा, जम्मू कश्मीर के लोग बहुत सफर कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा बाबूजी कि क्या डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए पिछले 2 साल में कुछ किया गया है? क्या बहुत सारे लोग जो हैं वो जम्मू में आए हैं, हिंदू, जो उनको सेटल किया जा रहा है, या वैली में आए हैं जम्मू कश्मीर? हाँ, एक तो जो 1947 में बंटवारे के बाद जो लाखों की संख्या में यहाँ पर पाक रिफ्यूजी आए थे, तो पाक रिफ्यूजियों को इन्होंने यहाँ का सिटीजन बना दिया है, उनको उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बना दिए हैं। एक तो बहुत से लोगों के इन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के उनको अलाउ कर दिया है कि यहाँ आकर वो लैंड खरीद सकते हैं, यहाँ आकर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो दरवाजे तो इन्होंने खोल दिए हैं, दरवाजे तो इन्होंने सबके लिए खोल दिए हैं। वो जो हरी सिंह के पीरियड की ये जम्मू कश्मीर एक, देखो जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी ये है कि 80% तो ये माउंटेनस है, पहाड़ी स्टेट है ये, तो 15-20% ही ये स्टेट जो प्लेन है जिसमें एग्रीकल्चर पॉसिबल है। तो उसको मुझे लगता है कि आज जो इंडिया में महाराष्ट्र में जो मराठे पिछले दिनों 10 लाख मराठे वहां पर बॉम्बे में इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट किए कि महाराष्ट्र तो मराठों का है, इसलिए बाहर के लोग जो नॉर्थ के आकर जहाँ बस गए हैं, हमारी नौकरियां खा रही हैं वगैरह, उन्होंने तो उनको मारना भी शुरू कर दिया। एक राज ठाकरे ने तो नॉर्थ के लोगों को मारने की मुहिम भी शुरू कर दी थी। तो वो फिर यहाँ ये जैसे गुजरात के अंदर वो पटेल हैं, पाटीदार हैं, वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारी नौकरियों को प्रोटेक्ट करो, हमारे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करो। हरियाणा के जाट और राजस्थान के जाट अभी उन्होंने कोई 200 करोड़ का पिछले दिनों कुछ साल पहले नुकसान कर दिया, ट्रेनें रोक ली, धरने दे दिए कि हमें हमारी नौकरियों को प्रिजर्व करो, रिजर्व करो। ये तो आज बोल रहे हैं, तो ये हक तो है, क्योंकि लीगल बेसिस पे जो 56 में जो ब्रिटिश प्रोविंस थे मल्टीलिंगुअल, वो तो सारे रीऑर्गेनाइज हुए, और लिंगुअल बेसिस पे, क्योंकि इंडिया तो एक नेशन नहीं है, ये तो मल्टीनेशनल है, ये तो कॉन्टिनेंट है पूरा, और जो नेशनलिटी है उनको तो उनके बेसिस पे स्टेटें बनी हैं मैक्सिमम, तो उनको उनकी तो ये अपनी अपनी एस्पिरेशंस हैं कि पहले हमारे लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1927 में जो अकल इनको आज आ रही है, महाराजा हरि सिंह जी ने 1927 में जहां के जो पुश्तैनी बशिंदे थे, इन जमीनों की, नौकरियों की और प्रिविलेज की प्रोटेक्शन की थी। मैं ये नहीं कहता कि बाहर के लोग नहीं आने चाहिए, आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में तो दुनिया अब कंजर्वेटिव तरीके से नहीं रह सकती या कन्फाइन होके नहीं रह सकती, लेकिन ये तो बैलेंस तो करना पड़ेगा ना कि जो पुश्तैनी बशिंदे हों जिस स्टेट के, जिस प्रोविंस के, उनको मार के तो अब बाहर वालों को बसाओ, तो ये तो कोई इंसाफ नहीं ना होगा। ये तो फिर यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड क्यों निकला? वो इसलिए निकला ना कि इंग्लैंड ने इस बात पर तवज्जो ही नहीं दी। जो यूरोप के लोग इंग्लैंड में आना शुरू हो गए तो वहां लोकलों को नुकसान होना शुरू हो गया। तो जो नुकसान हुआ तो वो इंग्लैंड की जो स्टेट थी, नेशन स्टेट, ये उसकी ड्यूटी थी ना कि ये इस ग्लोबलाइजेशन से कुछ जो इफेक्ट होगा लोगों पर, वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, वो प्रोटेक्ट कर नहीं पाए। तो राइट विंग सोच वालों ने वहां पर रेफरेंडम में बाहर निकलने का सपोर्ट कर दिया, 1-2% से ही वो रेफरेंडम हारे हैं, लेकिन बाहर तो निकल गए ना। तो ये जब कोई आप इंटीग्रेशन करोगे, नेशनल इंटीग्रेशन हो या ग्लोबल इंटीग्रेशन, उसमें जो लोकल नेटिव होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हो तो फिर वो इंतशार पैदा होता है और क्राइसिस पैदा होता है। तो इस तरीके से हमारी जो प्रोटेक्शन, मैं ये समझता हूँ कि महाराजा हरि सिंह के पीरियड से रियासत में जो प्रोटेक्शन थी उसने हमारे लोगों की बड़ा बचाव किया, और बिल्कुल भीख मंगे नहीं बनने दिया, और पूरी तरह से गुर्बत से बचा के रखा। आपने सैयद अली गिलानी की बात की, उनका कोई 10-12 साल पुराना एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई मुस्लिम जो है वो किसी नॉन मुस्लिम सोसाइटी में सेकुलर सिस्टम के तहत नहीं रह सकता,
ये ऐसे ही है जैसे मछली को डेजर्ट में पानी के बगैर रहना पड़े। तो इस सेंटिमेंट को आप कैसे देखते हैं? इस सेंटिमेंट के होते हुए क्या आप एक ऐसा मुआशरा तरतीब दे सकते हैं, बना सकते हैं, जिसमें सब रिलीजन्स के लोग जो हैं वो मिलजुल कर रहें? जी, गिलानी साहब का जो आउटलुक था वो तो इस्लामिक आउटलुक था, और उस आउटलुक की रोशनी में ही वो सब चीजों को देखते थे, और उसी आउटलुक की बुनियाद पर ही वो जम्मू कश्मीर के मसले को समझते थे, टैकल करते थे। जबकि मैं इस्लामिक आउटलुक को और हिंदू आउटलुक को या कोई और जो मजहब पर आधारित आउटलुक होगा, मैं उसको अनहिस्टोरिकल मानता हूँ, इरेशनल मानता हूँ और सेक्टेरियन मानता हूँ। मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ, कभी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि कम्युनल मॉडल से आज की दुनिया को कम्युनल बेसिस पे कोई नेशन बिल्डिंग नहीं होता। इसलिए ये जो रिलीजियस एंगल से या रिलीजियस बुनियादों पे जो नेशन की तसब्बर बनाते हैं, वो फाल्टी तसब्बर हैं और वो कम्युनल तसब्बर हैं। इसलिए गिलानी साहब का जो ग्रेटर इस्लामिक स्टेट का तसब्बर था, वो कहाँ, वो तो फ्लॉप हो गया ना। देखिए, जिन्ना साहब ने टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया। अब पाकिस्तान की हालत देख लो, 71 में तो बांग्लादेश सेपरेट हो गया। अब पाकिस्तान का इस्लाम जो है, वो इस्लामिक थ्योरी जो है, वो बंगालियों को इंटीग्रेट ही नहीं कर पाई। बंगालियों ने कहा कि पहले हम बंगाली हैं, हम पर आप उर्दू क्यों इंपोज करते हो। ये तो जिन्ना साहब ने शुरू में उर्दू इंपोज कर दिया, जबकि वो उर्दू बोलते ही नहीं थे, वो तो बंगाली लैंग्वेज है उनकी। इसलिए जहां कोई मुसलमान है तो उसके पहले वो कोई एथनिसिटी भी है। इसलिए पहला दचका तो उस आउटलुक को या उस मॉडल को 1971 में लगा, जब बंगालियों को मिसहैंडल किया गया और बंगाल सेपरेट हो गया। अब पाकिस्तान की इंटरनल सूरत देख लो, बलोची सेपरेट होना चाहते हैं, सिंधी सेपरेट नेशन बनाना चाहते हैं, खैबर पख्तून में भी देख लो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, वो उनकी अलग मूवमेंट है। वो कहते हैं कि ये तो इस्लामिक ही नहीं है। टीटीपी वाले कहते हैं हम तो एक प्योर इस्लामिक मूवमेंट बनाना चाहते हैं, जिसका बेसिस शरिया हो, सुन्ना हो। ये नहीं है, हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी एक अलग से मूवमेंट है। लेकिन ये जो बलोची और सिंधी है, ये तो पाकिस्तान से सेपरेट होना चाहते हैं ना। तो फिर ये बलोची भी मुसलमान है, सिंधी भी मुसलमान है, तो फिर इस्लाम इनको क्यों नहीं यूनाइट कर पा रहा। वैसी ही सूरत इंडिया में है। इंडिया में जो हिंदू नेशनलिज्म की थ्योरी है, वो इतनी बोगस थ्योरी है कि इनके अंदर ही जो 3000 साल पुरानी जो मनुस्मृति के तहत कास्ट सिस्टम है, जातियां हैं, तो इन जातियों में ही ये बटे हुए हैं। कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई ओबीसी है, कोई सवर्ण जातियां हैं, 50 तो इनके पचड़े हैं। कहाँ है? ये है ही नहीं। ये पहले बंगाली है, ये पहले तमिल है, ये पहले कन्नड़ है, ये पहले पंजाबी है, ये पहले असमी है, ये पहले गुजराती है। ये रेलेवेंट ही नहीं है ये चीजें। ना तो हिंदू नेशनलिज्म की थ्योरी रेलेवेंट है, ना इस्लामिक थ्योरी रेलेवेंट है। इसलिए गिलानी साहब का जो आउटलुक है, वो तो इररेलेवेंट है, इरेशनल है। और इसलिए उसको नहीं मैं समझता कि उससे जम्मू कश्मीर का मसला जो है वो टैकल हो सकता है। और फिर कंट्राडिक्टरी स्टैंड है। एक तरफ वो कहते थे कि जम्मू कश्मीर एक ट्राइलेटरल डिस्प्यूट है, ये मानते थे। मेरी कई बार उनसे बातचीत हुई तो ये एडमिट कर लेते थे कि जम्मू कश्मीर सह अफ्रीकी मसला है, यानी कि ट्राइलेटरल मसला है। लेकिन सोल्यूशन उसका वो देते थे कि इसका सोल्यूशन राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये दो हमें। मैंने कहा कि ये तो यूनिलैटरल स्लोगन है। सेल्फ डिटर्मिनेशन का स्लोगन तो यूनिलैटरल है, जो नेशनलिटी को मिलता है, और कश्मीरी मुसलमान तो नेशनलिटी नहीं है। फिर दूसरा वो कहते थे कि हमने ग्रेटर इस्लामिक स्टेट बनानी। मैं कहता था कि ये भी यूनिलैटरल ऑप्शन है, इसलिए आपका तो मिसमैच है। ट्राइलेटरल मसले का यूनिलैटरल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आप एक तरफ ट्राइलेटरल मानते हो और दूसरी तरफ उसका सॉल्यूशन यूनिलैटरल मानते हो। दूसरी तरफ आप बिटो पावर मानते हो कि है तो आप 3 फ्रीक हैं, लेकिन बिटो पावर मुझे दे दो। हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसलिए हम कहते हैं कि अपनी सोच को रैशनलाइज करो, इस फंडामेंटल ट्रूथ को एडमिट कर लो कि जम्मू कश्मीर बेसिक फ्रीक होने के बावजूद भी पाकिस्तान इंडिया इसके फ्रीक बन चुके हैं। और अब गो इंडिया गो पाकिस्तान के स्लोगन छोड़ो। जम्मू कश्मीर की अकेले इस्लामिक जहाँ आज़ादी का जो स्टांस है, वो इस फंडामेंटल नेचर से नहीं मैच करता। इसलिए ट्राइलेटरल ट्रूथ के मुताबिक ट्राइलेटरल डायलॉग की डिमांड करो और ट्राइलेटरल सॉल्यूशन की डिमांड करो, जिसमें तीनों की इज्जत रह जाए, तीनों की, इंडिया, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर की भिन्न भिन्न पोजीशन हो जाए। मैं तो खुले दिल से कहता हूं कि 2.5 करोड़ जम्मू कश्मीर के जो हम लोग हैं, जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के, आजाद जम्मू कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के, हमें हिस्ट्री हमारे कंधों पे
बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा है, जो 1947 में, जो उससे पहले हमारे बुजुर्गों ने जो गलतियां की हैं, जो बंटवारे करवाए हैं, चाहे इंडिया का बंटवारा, चाहे जम्मू कश्मीर का बंटवारा, अब हमारे कंधों पे है कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए उनको ब्रिज करने का रोल प्ले करें। हमें जम्मू कश्मीर के 2.5 करोड़ लोगों को इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ब्रिज बन जाना चाहिए, अमन का एक ब्रिज बन जाना चाहिए, दोस्ती का एक ब्रिज बन जाना चाहिए, कोऑपरेशन का एक ब्रिज बन जाना चाहिए, जॉइंट फ्यूचर का, इन द फॉर्म ऑफ इंडो पाक कंडोमिनियम ओवर रीयूनिफाइड फेडरल जम्मू कश्मीर स्टेट। ये अगर करते हैं तो इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में होगा, पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी सपोर्ट करेगी। जब हम ये कर पाएंगे तो हिस्ट्री का एक जख्म हील कर पाएंगे, तो फिर दूसरे जख्म जो पार्टीशन का है उसको भी हम हील कर सकते हैं, बराबरी की बुनियाद पर इंडो पाक कन्फेडरेशन बनाकर। फिर तीसरे स्टेप पे हम साउथ एशिया को कंसोलिडेट कर सकते हैं एक नए मॉडल के बुनियाद पे कन्फेडरेशन के रूप में। तो ये करना चाहिए हमें ये सारे जो अपनी एनर्जियां वेस्ट कर रहे हैं, हम हिंदू बन के, मुसलमान बन के, डोगरे बन के, कश्मीरी बन के, इंडियन बन के, पाकिस्तानी बन के, जबकि दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो गई है। अरे 10-15 साल रह गए हैं, अगर दुनिया ने इकट्ठे होके ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला नहीं किया, ग्लोबल डिह्यूमनाइजेशन का मुकाबला नहीं किया, तो ये पूरी दुनिया का तो सत्यानाश हो जाएगा, ये पूरी दुनिया ही करके हो जाएगी। आप कौन सी दुनिया में हो? इसलिए ये सब पुराने मॉडल छोड़ो, पुरानी माइंडसेट बदलो और पूरी मैनकाइंड का और पूरे नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली आउटलुक बनाते हुए जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट को भी खत्म करने के लिए पॉजिटिव रोल प्ले करो। इंडिया भी, पाकिस्तान भी और जम्मू कश्मीर के तमाम खितों के लोग पॉजिटिव रोल बनाते हुए इस डार्क टनल से जम्मू कश्मीर के लोगों को निकाले। अरे हम तो जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड से भी एडवांस कर सकते हैं, हम इंडिया पाकिस्तान को चाइना से भी आगे ले जा सकते हैं, हम साउथ एशिया को यूरोप से, देखिए यूरोप में 74 करोड़ पॉपुलेशन है जो यूरोपियन यूनियन में, यहाँ तो 200 करोड़ है, हम 200 करोड़ की काया पलट सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को मजबूर कर सकते हैं कि वो हमें फॉलो करें। पूरे साउथ एशिया से गुर्बत, बेरोजगारी, जो वो मुसीबतें हैं जो लोगों को, उनको हल कर सकते हैं। कहाँ फंस गए हैं हम पुरानी कॉलोनियल पीरियड की बातें लेके, और कॉलोनियल लीगेसी को हमें रिजॉल्व करना चाहिए। जी बाबूजी, आपने एक दफा फिर बात की वो अली गिलानी साहब की। अली गिलानी साहब ने उसामा बिन लादेन की, आपको याद होगा कि गायबाना नमाज जनाजा भी लीड की थी श्रीनगर में, और वो टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे ही कश्मीर के मसले का हल चाहते थे। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान में, वो बुरा मानते हैं कि अगर कोई टू नेशन थ्योरी पे क्रिटिसाइज करे, लेकिन मैं उनकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक टॉप के लीडर थे, लखनऊ से ताल्लुक था उनका, चौधरी खलीकुज़्ज़मान। बाद में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले सदर बने। उन्होंने एक किताब लिखी है पाथवे टू पाकिस्तान, और उर्दू में उसका टाइटल है शाहराहे पाकिस्तान। चौधरी रहमत अली तो नहीं थे? नहीं, चौधरी रहमत अली तो और थे, ये खलीकुज़्ज़मान थे। तो इन्होंने अपनी किताब में टू नेशन थ्योरी पे काफी तनकीद की है, और उन्होंने कहा कि टू नेशन थ्योरी से इंडिया के मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, और उनका ये ख्याल है कि इसी वजह से जिन्ना साहब ने अपनी जो पहली तकरीर थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को से खिताब करते हुए टू नेशन थ्योरी को उन्होंने खैरबाद कह दिया था। उसको उन्होंने कहा था कि ही बेड फेयरवेल टू हिज टू नेशन थ्योरी, क्योंकि उस तकरीर में उन्होंने यही कहा था कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आपका मजहब कोई भी हो, आप सब बराबर के शहरी हो, और आप अपने माजी को भूल जाओ, बैरी द पास्ट एंड मूव अहेड विद अ न्यू विगर। आप एक सब बराबर के शहरी हो, और रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट, यानी मजहब का रियासत के उमूर से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो सर आखिर में जो है मैं आपसे ये गुजारिश मैं इस पर कमेंट करना चाहूंगा, मैं इस पे कमेंट करना चाहूंगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान मांगा, वो तो मांगा ना मुसलमानों के लिए। जो टू नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाया इस मुस्लिम लीग ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना,
और जब मजहब को उन्होंने यूज किया, रिलीजन को उन्होंने यूज किया, और जो शख्स, जो लीडर और जो पार्टी मजहब को यूज करती है अपने पॉलिटिकल मकसद के लिए, वो तो कम्युनल होता है। वो व्यक्ति हो, ग्रुप हो, पार्टी हो, मुल्क हो, जो भी धर्म को यूज करेगा, इस्लाम को यूज करेगा या हिंदू धर्म को यूज करेगा या सिख धर्म को यूज करेगा, जो भी इसको यूज करेगा वो एक थियोक्रेटिक सोसाइटी बनाएगा, एक कम्युनल सोसाइटी बनाएगा। अब जिन्ना साहब ने वो सारा यूज कर लिया और एंड में आकर वो कहते हैं कि अब ये नहीं, ये तो शेयर हिपोक्रेसी है, ये शेयर हिपोक्रेसी है। इसलिए एक तकरीर से अब जिन्ना साहब सब कुछ करवा के, सब कुछ होके, दंगे करवा के, लाखों लोगों के कत्ल हो गए, करोड़ों लोग हिजरत कर गए इधर से उधर, और कितनी बुरी हालत हो गई। 6 करोड़ लोग तो इधर आ गए, 3 करोड़ लोग तो उधर रह गए। वो उस वक्त तो सोचा नहीं, और फिर अचानक याद आ गया कि अब अपना अपना भाई वो बंद करो, भूल जाओ हिंदू मुसलमान। अरे अब कैसे हो सकता है जब आपने इतनी कैंपेन कर ली, एक गलत कंसेप्ट, एक गलत विजन सोसाइटी में डाल दिया। अब आप एंड में कहते हो कि ये भूल जाओ। ये मैं इसे शेयर हिपोक्रेसी कहता हूँ और कुछ नहीं कहता हूँ। वो कोई सेकुलर कुछ नहीं। जो आदमी मजहब को इस्तेमाल करता है वो कभी सेकुलर हो ही नहीं सकता, वो कभी सेकुलर हो ही नहीं सकता। इसलिए महज वो 11 तारीख की 11 अगस्त की वो स्पीच की बुनियाद पे कोई उसको एनालाइज करे कि जिन्ना साहब सेकुलर थे, तो मैं समझता हूँ कि उसकी वो अपनी समझ को वो रैशनलाइज कर ले, ठीक कर ले वो। अच्छा बाबूजी, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तानी आपसे ये कहेंगे कि जिन्ना साहब तो इकट्ठा रहने पे तैयार थे, उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद फिर जो है पंडित नेहरू ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद जिन्ना साहब ने कहा कि ये हम नहीं इसको अब मानेंगे। उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे की जो है कॉल दे दी, जिसके बाद कलकत्ता में आपको पता है बहुत फसाद भी हुआ। देखिए, अब दोनों तरफ से, कांग्रेस और मुस्लिम दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं। ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं जो हिंदुस्तान में दंगे हुए और कम्युनल पार्टीशन हुई। ये बच कोई नहीं सकता। कोई ये कहेगा कि कांग्रेस तो बड़ी सेकुलर थी और कांग्रेस तो बंटवारे को नहीं करना चाहती थी, वो यूनाइटेड इंडिया देखना चाहती थी, ये तो जिन्ना था जो विलियन था। ये मैं समझता हूं कि ये वन साइडेड एनालिसिस है। लेकिन मेन पार्टीशन का जो मेन एक्टर और मेन विलियन वो तो ब्रिटिश एम्पायर था, वो ब्रिटिश एम्पायर था। और इन सब ने कंट्रीब्यूट किया है, मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस ने, हिंदू महासभा ने, इवन आरएसएस ने और कम्युनिस्टों ने भी कंट्रीब्यूट किया है कम्युनल पार्टीशन को। इन सब ने गलतियां की है, कांग्रेस ने भी गलतियां की हैं। जो कैबिनेट मिशन प्रपोजल था तो ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से था ना, ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से। तो ये मेन डिजाइनर जो कम्युनल पार्टीशन का था तो वो तो ब्रिटिश एम्पायर था। और ये ब्रिटिश एम्पायर, मैं बड़ी बार सोचता हूँ कि वो शुरू से ही ब्रिटिश एम्पायर ये यूज कर रहा था, ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस की कंट्राडिक्शन को वो कर रहा था और अभी वो और सस्टेन करना चाहता था। और ये बात एडमिटेड फैक्ट भी है, ये जिन्ना साहब ने एडमिट भी की है कि पहले तो सिर्फ गांधी होता था, अब मेरे लिए भी रेड कारपेट बिछाई जाती है। और लेकिन मुस्लिम लीग और जिन्ना साहब को ब्रिटिश एम्पायर ने अपने इंटरेस्ट के लिए भी यूज किया। जो जिन्ना चाहते थे दो तो ब्रिटिश एम्पायर ने दिया नहीं उनको, नंबर 1। नंबर 2, जो कांग्रेस है, जब कैबिनेट मिशन प्रपोजल आया, कैबिनेट मिशन प्रपोजल आया 46 में, ये भी सच है कि ये एक सीक्रेट मीटिंग हुई मुस्लिम लीग की और उसमें जिन्ना साहब ने अपने लोगों को, जो मुस्लिम काउंसिल थी उनको मना लिया था कैबिनेट मिशन प्रपोजल के लिए। लेकिन उसका रिकॉर्ड निकालिए ना उस सीक्रेट मीटिंग का, जो मुस्लिम लीग का, उसमें उन्होंने ये भी कहा लेकिन हमारी पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल बंद नहीं होगी, बेशक इस वक्त मान लें। और जब ये डायलॉग में हुआ, वो कांग्रेस का प्रपोजल, नेहरू का प्रपोजल ये था कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बने और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए नहीं एग्री होते थे जिन्ना साहब। इसलिए उस सूरत में और भी बड़ी बातें थी। वो कहते थे कि हिंदू मुस्लिम तो अलग अलग हैं, ये तो कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते, ये तो इस्लाम खत्म हो जाएगा, ये तो मुस्लिम गर्क हो जाएंगे सारे। पहले तो ऐसे स्टेटमेंट दे लिए जिन्ना साहब ने, और फिर जब आपने इतना माहौल क्रिएट कर दिया पार्टीशन के लिए तो फिर इतना आसान नहीं होता उसको ब्रिज करना। तो एक हाफ हार्टेड इनिशिएटिव था ब्रिटिश एम्पायर का पार्टीशन को रोकने का और यूनाइटेड इंडिया का।
लेकिन अगर ब्रिटिश एम्पायर इस पर फर्म होता, कांग्रेस भी फर्म होती और जिन्ना साहब भी फर्म होते, तो फिर बंटवारा नहीं होता। अरे कैबिनेट मिशन प्रपोजल को मजीद और डिस्कशन पर छोड़ा जाता, यही इख्तिलाफ था ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो नहीं बननी चाहिए, वो वेट कर लेते, लेकिन वो कहते थे कि एक फेडरल इंडिया बने और एक 2-4 महकमे हो सेंटर के पास, बाकी सब स्टेटों को ऑटोनोमस स्टेटस दिया जाए, ऐसा स्कीम थी इसमें कैबिनेट मिशन प्रपोजल्स में। अरे उसको फर्दर डायलॉग के जरिए किया जा सकता था, लेकिन बेसिकली ये सारे इंटरनली कांग्रेस ये कहती थी कि यूनाइटेड इंडिया, नेहरू भी कहते थे, गांधी भी कहते थे कि मेरी लाश के टुकड़े होंगे अगर बनेगा, लेकिन बाद में तो इन्होंने रेजोल्यूशन पर फिर क्यों साइन किए? ये बिहेव करते ना जैसे साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने, जब जुलू होमलैंड की वो इंगाथा फ्रीडम वाले पार्टी वाले बात कर रहे थे, तो नेल्सन मंडेला जो बुथलेजी के घर में बैठ गया कि मैंने नहीं जाना, तुम प्रेसिडेंट बन जाओ लेकिन अलग नहीं होना, तुम क्यों छोटा सा जुलू होमलैंड मांग रहे हो, तुम पूरा साउथ अफ्रीका ले लो। ये होती है स्टेट्समैनशिप। अगर ये सारे जिन्ना, गांधी, नेहरू, पटेल, ब्रिटिश एम्पायर, और मेन तो बंटवारा किसने फैसला करना था? अंग्रेज ने। अगर अंग्रेज अड़ जाता कभी बंटवारा नहीं होता। मेन कल्प्रिट ब्रिटिश एम्पायर है और बाकी हम सब लोग हैं। और मैं आपको बता दूं, बंटवारा का सीड 1909 में पड़ गया था जनाब। ये सब सुनने वाले सुन ले, बंटवारे का सीड 1909 में पड़ गया जब ब्रिटिश एम्पायर ने सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रपोजल रखा कि हिंदुओं की इलेक्शन प्रणाली सेपरेट, मुसलमानों की इलेक्टोरेट प्रणाली सेपरेट। तो पार्टीशन और डिवीजन की बुनियाद तो 1900 मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स के रूप में उस वक्त पड़ गई थी। प्रपोजल तो ये ब्रिटिश एम्पायर ने दिया था। क्यों दिया था ब्रिटिश एम्पायर ने? ब्रिटिश एम्पायर और उस वक्त की सबसे बड़ी फोर्स कांग्रेस थी, जो अपने आप को क्लेम करती थी कि यूनाइटेड इंडिया और सब मिलके एक सेकुलर समाज बनाएंगे। तो इन्होंने मार्लियामेंटो रिफॉर्म को एक्सेप्ट क्यों किया? जो ब्रिटिश एम्पायर का एक कम्युनल डिजाइन था और फ्रीडम मूवमेंट को दचका था, नेशनल इंटीग्रेशन को दचका था, तो उसको क्यों एक्सेप्ट किया? उस पर ये क्यों चुप रहे? विरोध करना चाहिए था, पूरे नहीं किया। और जब महात्मा गांधी ने 1915 में कमांड संभाली, तो उस वक्त अंग्रेजों ने एक और प्रपोजल दे दिया कि जो दलित हैं उनकी भी इलेक्शन प्रणाली सेपरेट होगी। तब तो महात्मा गांधी मरण वर्त पे बैठ गए। किसी पत्रकार ने पूछा, महात्मा ये क्या ड्रामा है, आप क्यों मरण वर्त पे बैठे हो, जबकि मार्लियामेंटो के तहत मुस्लिम और हिंदुओं की अलग अलग इलेक्शन प्रणाली कायम हो गई है और आपकी कांग्रेस उस वक्त बोली नहीं, अब क्यों? तो गांधी ने कहा, मैं हिंदू समाज का बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे बड़ा अफसोस है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं महात्मा गांधी की, बहुत टाल स्टेचर का लीडर था, बहुत पॉजिटिव पहलू है महात्मा गांधी का, लेकिन जहां कर मुझे बड़ा गुस्सा और सेंटिमेंट आती है कि महात्मा गांधी ही वाज ओनली कंसर्न विद हिंदू समाज। उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं हिंदू समाज का बंटवारा, तो उसने कहा कि अगर आप हिंदू समाज की यूनिटी के बड़े कंसर्न हो, तो मार्लियामेंटो ने तो हिंदू मुस्लिम की डिसयूनिटी पैदा कर दी है, तो आप उस पर महात्मा गांधी को जवाब नहीं दे पाए। उसने कहा, इट मींस यू आर नॉट कंसर्न अबाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो मेजर चंक था हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का। महात्मा गांधी को चाहिए था ना कि जहां दलितों का जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रपोजल आया, वहां मार्लियामेंटो प्रपोजल को भी वो अपोज करते, टूथ एंड नेल। देखिए, आपकी जहां नीयत ठीक हो, वहां आपका पर्सपेक्टिव भी ठीक होना चाहिए। महात्मा गांधी की नीयत थी कि यूनाइटेड इंडिया रहे, लेकिन जो पर्सपेक्टिव था वो यूनाइट नहीं करता था। 1937 में जब मुस्लिम लीग को बड़े पैमाने पर डिफीट हुई इलेक्शन में और यूपी में भी बुरी तरह से हारे, तो उस वक्त इन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया, उन्होंने कहा कि हम आना चाहते हैं कोलिशन में। इन्होंने कहा पहले मुस्लिम लीग छोड़ो और कांग्रेस में शामिल हो। वो इतनी एरोगेंसी। और जवाहरलाल नेहरू, वो मैं कई बातों पे नेहरू को पॉजिटिव मानता हूं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने बयान दिया सारा छुपाए। उसने कहा हम नहीं मानते मुस्लिम लीग को, जहां दो पार्टियां हैं, एक अंग्रेज और एक कांग्रेस। और ऐसे स्टेटमेंटों ने और ऐसे एरोगेंट बिहेवियर ने भी चीजों को खराब कर दिया। अच्छा, फिर इन्होंने 1936 में दिया बयान,
अरे वेट कर लेते कि हम सारा फ्यूडल निजाम खत्म कर देंगे, और मुस्लिम लीग को मौका मिल गया, जितने भी फ्यूडल थे आपके इधर और उधर सबको उसने रैली कर लिया मुस्लिम लीग के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी ने भी बड़े ब्लंडर किए हैं, अपने आप को यूनाइटेड इंडिया का दावेदार बताने के बावजूद भी, सेकुलर पार्टी बनाने के बावजूद भी उन्होंने भी बड़ी गलतियां की हैं, बड़े ब्लंडर किए हैं, जिसका लॉजिकल एंड ये हुआ कि जो ब्रिटिश एम्पायर का डिजाइन था वो कामयाब हो गया और एक अनफॉर्चुनेट कम्युनल बंटवारा हो गया। जो दोस्त ये नाराज होते हैं टू नेशन थ्योरी का, जब हम मैं उनको गुजारिश करूंगा, बाबा नेशन का तसव्वुर आप ठीक करो। मजहब की जो मजहब होता है या रिलीजियस कम्युनिटी होती है वो नेशन बनाने की बुनियाद नहीं होती। आप सोशल साइंस को पढ़िए, नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस को दुनिया में पढ़िए कि धर्म जो होता है वो नेशन बिल्डिंग का फैक्टर नहीं होता है, ना हिंदू ना मुसलमान। एक और अब तो मैं आपसे गुजारिश करूं, अब नेशनलिज्म का ईरा और इपोक भी खत्म हो रहा है। अब तो हम इंटरडिपेंडेंट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में मैनकाइंड एंटर हो गई है। अब तो ये नेशनलिटियां भी धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएंगी, ये नेशन स्टेट भी डाइल्यूट। फ्यूडल स्टेटें जो थी हजारों दुनिया में वो डाइल्यूट नहीं होगी, वो खत्म नहीं होगी। तो ये कोई परमानेंट फीचर है जो नेशन स्टेट्स और नेशनल बाउंड्रियां या नेशनलिटियां ये भी डिलीट हो, ये भी डाइल्यूट हो जाएंगी धीरे धीरे। जिस किस्म का दुनिया में इतना बड़ा खतरा आ रहा है, इतना बड़ा ग्लोबल चैलेंज आ रहा है, वो सबको मजबूर कर देगा कि हम सब इकट्ठे होके, अगर बचना है तो सब इकट्ठे होके इसका मुकाबला करो। इसलिए अच्छा, अब तो ग्लोबल इंटीग्रेशन की जरूरत पैदा हो गई है, कहां हम पुरानी बातों में फंसे हुए हैं। अच्छा बाबूजी जी एक चीज की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। जी सर। ये जो लास्ट वॉइस रॉय थे, गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, उनको जिन्ना साहब ने एक खत लिखा मई 47 में, जब पार्टीशन जो थी वो तकरीबन डिसाइड हो गई थी। उसमें उन्होंने लिखा कि पंजाब को मत डिवाइड करें, बंगाल को मत डिवाइड करें, यानी पूरा पंजाब हमें दे दें, पूरा बंगाल हमें दे दें। तो उनका आर्ग्यूमेंट क्या था कि एक पंजाबी पहले होता है, हिंदू और मुसलमान बाद में होता है। इसी तरह एक बंगाली पहले बंगाली है, बाद में हिंदू या मुसलमान है। तो उस पे तो माउंटबेटन ने कहा था कि आपने मुझे इंडिया को यूनाइट रखने का बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट दे दिया है। इसी तरह एक इंडियन जो है वो इंडियन पहले होता है, मुसलमान या हिंदू बाद में होता है। और सरदार पटेल का थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूं, मुझे एक बहुत अहम लीडर थे यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, उन्होंने ये वाकया बताया कि सरदार पटेल जो थे, ही प्रिवेल्ड ऑन गांधी एंड नेहरू टू अग्री टू पार्टीशन, वरना सरदार जो है पंडित नेहरू जो थे वो इसके हक में नहीं थे। तो सरदार शौकत हयात से उन्होंने कहा भी था कि भाई हम इकट्ठे रह के देखें, अगर हमारा गुजारा नहीं होता तो हम भाइयों की तरह अलहदा हो जाएं। और ये प्रपोजल जो है सरदार शौकत हयात लेके गए थे जिन्ना साहब के पास, और अगले दिन वो कैबिनेट मिशन प्लान वाली जो रेजोल्यूशन थी उन्होंने पास कर ली। और ये बहरहाल एक हकीकत है कि उस रेजोल्यूशन में उन्होंने ये भी कहा कि हम ये कबूल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान रिमेन्स अवर अनअल्टरेबल गोल, जो आपने भी जिसकी तरफ इशारा किया। तो जब वो सरदार शौकत हयात गए पंडित नेहरू के पास और उनसे कहा कि पंडित जी मुबारक हो, मुस्लिम लीग मान गई, तो उस पे पंडित जी ने कहा सॉरी शौकत, इट इज टू लेट। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि पटेल नहीं मानता। तो मैंने पूछा कि पटेल का आर्ग्यूमेंट क्या है, तो पटेल का आर्ग्यूमेंट ये था कि जिस्म के एक हिस्से को अगर गैंग्रीन हो जाए तो उसको काट फेंकना ही बेहतर है, वरना सारा जिस्म जो है उससे मुतासर हो सकता है। तो उनका ये कहना था कि जो जर्म्स हैं सेपरेटिज्म के वो इतने गहरे हो गए हैं, मुसलमानों में इतने फैल गए हैं, हम अगर उनको इकट्ठा रखेंगे जबरदस्ती तो ये हमें चलने नहीं देंगे और पूरे इंडिया को एक तरह से वो रोक देंगे उसकी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को। तो ये था एक बैकग्राउंड जो मुझे खुद एक मुस्लिम लीगी लीडर ने बताया। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो पहला जो आपने पंजाब और बंगाल के बारे में कहा बिल्कुल सही है, वो तो पंजाब पूरा पंजाब दे दो, पूरा बंगाल दे दो, वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था जिन्ना साहब का या मुस्लिम लीग का नेशन बिल्डिंग का या पाकिस्तान का,
वो तो एक इस्लामिक मॉडल था ना, तो पंजाब तो पूरा मुस्लिम पॉपुलेशन का तो देना था। अगर 52% मुस्लिम पॉपुलेशन थी तो 48% तो हिंदू सिख थे ना। हिंदू सिख जो है वो इस्लामिक मॉडल को क्यों कबूल करे। और फिर बंगाल भी जो था, चाहे 52% मुस्लिम थे, लेकिन 48% तो वहां पर हिंदू और दूसरे थे ना, क्रिश्चियन। तो वो कैसे रेलेवेंस है जिन्ना साहब की, कैसे रेलेवेंस है? कोई आर्गुमेंट, इररेलेवेंट आर्गुमेंट है कि पंजाब सारा दे दो, बंगाल दे दो, जबकि आपका मॉडल तो कम्युनल है। और कम्युनल मॉडल के साथ नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन क्यों इंटीग्रेट हो? तो अपने आप में ही ये सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट है जिन्ना साहब का, इसलिए वो माना नहीं गया और बंगाल की भी डिवीजन हो गई और पंजाब की भी डिवीजन हो गई। लेकिन बड़ी कीमत देना पड़ी। जिस तरीके से दोनों साइडों पे कत्ल हुए, बच्चियों की बेहुरमतियां हुई, बुजुर्गों को बुरी तरह से कत्ल किया गया, नौजवानों को, वो अगर हम याद करते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे बड़ा फील होता है 1947 में जो लोग कत्ल हुए। मैं तो हमेशा माफी मांगता हूं, जो भी हिंदू मुस्लिम सिख जो मर गए हैं, जिन्होंने मारे हैं, उन्होंने जानवरों वाला काम किया है। जो मरे हैं, मैं आज भी सर झुका के उनके परिवारों से माफी मांगता हूं, जबकि मेरा दोष कोई नहीं है। लेकिन उस पीरियड के जो लीडर और लोग हैं, और इंक्लूडिंग जो मेन एक्टर, मेन जो विलन था ब्रिटिश एम्पायर, वो रिस्पॉन्सिबल है। उसमें ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं जो इसको रोक नहीं पाए। अरे पटेल कोई प्राइम मिनिस्टर था क्या? पटेल कोई लीडिंग लीडर था क्या? लीडिंग लीडर तो नेहरू था, लीडिंग लीडर तो गांधी था। इसलिए पटेल के खाते में डालना कि वो नहीं मानता, या ये डालना कि महाराज पटेल ने ये कर दिया, वो कर दिया। जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तब भी वो नेहरू को नीचा दिखा के कहते हैं, नहीं जी ये तो पूरा इंडिया तो नेहरू ने बर्बाद कर दिया और पटेल ने सारा जोड़ा है। ये जम्मू कश्मीर इंडिया नेहरू ने खराब कर दिया। तो ये सब डिस्टार्टेड और गलत बातें हैं। और अगर ये मेन लीडर था गांधी, डिक्टेटर था वो कांग्रेस का गांधी, और जो बात वो मनवाना चाहता था वो मरने पे बैठ जाता था गांधी, और मनवा के छोड़ता था कांग्रेस पार्टी के अंदर। गांधी ने क्यों नहीं मरण व्रत रखा कि नहीं ठीक है? जब बिहार में कत्ल हुए मुसलमानों के, जब बंगाल में, गांधी नेहरू ये सारे गए, जिन्ना नहीं गया कहीं भी। ये मैं सबको बता देता हूं। मोहम्मद अली जिन्ना, जो आप जिसको बड़ा आइडल मानते हो, जब 7-8 हजार बिहार में मुसलमान वन साइडेडली कत्ल हुए तो कोई और लोग गए मुस्लिम लीग के, लियाकत अली वगैरह। लेकिन जिन्ना का फर्ज बनता था ना, जिन्ना अगर बड़ा लीडर था तो गांधी भी तो बड़ा लीडर था ना। अगर गांधी विजिट कर सकता है बंगाल में, गांधी नेहरू विजिट कर सकते हैं बिहार में, तो जिन्ना को भी जाना चाहिए था ना। तो मैं ये कहता हूं कि अगर ये लोग, जिन्ना, नेहरू, गांधी, ये तय कर लेते कि हमने नहीं बटना है, पहले तो सारे हालात खराब कर दिए खुद, और जब जहां गलगल बात पहुंच गई तो फिर तो थोड़ा बात बननी थी। खुद पहले बात सारी खराब कर दी, और बाद में एंड में जाकर जो ब्रिटिश एम्पायर भी दोषी है, बाद में वो प्रपोजल दे दिया इसका कैबिनेट मिशन प्रपोजल का। मे भी लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू की और लॉर्ड माउंटबेटन की सेटिंग थी ना, तो मे भी उसको कांग्रेस को अकोमोडेट करने के लिए एक टाइप का कैबिनेट मिशन प्रपोजल रख दिया। अरे वाह, अगर ब्रिटिश एम्पायर स्टैंड ले लेता, अगर ये सारे स्टैंड ले लेते तो ना दंगे होने थे ना बंटवारा होना था। इसलिए ये सब सिर्फ पटेल नहीं, ये सारे दोषी हैं। जी बाबूजी जी, आपने बड़ा बड़ा जोश और बड़े सिंसेरिटी के साथ बहुत सारी बातें की, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी उन पर सिंपैथेटिकली गौर करेंगे, उन आर्ग्यूमेंट्स पर भी जिनसे वो एग्री करते हैं और उन पर भी जिनसे वो डिसएग्री करते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।